अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, अभी मैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 42 वायरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से दो ऑर्गेनिज्म ही आते हैं पेपर में अक्सर, बल्कि हमेशा ही वही आते हैं। बाकी आपने जस्ट एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा एमसीक्यूज के लिए अपने बस वो पिक करने हैं। बाकी कुछ भी इस चैप्टर में से नहीं करना, छोड़ते जाना। जो छुड़वा रहा हूँ वो अपने आराम से छोड़ते जाना है, तसल्ली के साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें से कभी कुछ नहीं आया। पास्ट पेपर्स देख लें उठा के, कुछ भी इसमें से नहीं आया होगा। ठीक है, अभी इस चैप्टर को जनरली इसमें कौन कौन से वायरस पढ़ने हैं, हमने वो वायरस पढ़ने हैं बच्चे जिसमें अब एनिमल रिजर्वायर आ गया है, यानी कि इसमें एनिमल्स इन्वॉल्व होंगे ट्रांसमिशन के अंदर, कहीं ना कहीं स्टेप के अंदर एनिमल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इन वायरसेस जितने हम डिस्कस करेंगे उसमें एक एनिमल रिजर्वायर होगा, एक होस्ट एनिमल होगा और ह्यूमन सेल्स होंगे। इनका रोल अब, यानी पहले था ना कि वायरस आता था, इन्फेक्शन होता था ह्यूमन सेल के अंदर और मसला डैमेज शुरू हो जाता था। अब इसमें एक एनिमल रिजर्वायर इन्वॉल्व होगा। अब इसमें दो ग्रुप्स हैं मेन इस चैप्टर के अंदर, एक होते हैं आर्बो वायरसेस और एक होते हैं रोबो वायरसेस। आर्बो वायरसेस वो होते हैं जिसमें आर्थ्रोपोड, कोई ना कोई आर्थ्रोपोड इन्वॉल्व होगा ट्रांसमिशन के अंदर। अब आर्थ्रोपोड आपका मॉस्किटो भी हो सकता है, टिक्स हो सकते हैं। टिक्स होती हैं छोटे छोटे काटने वाले कीड़े मकोड़े कह लो, वो होते हैं। ठीक है, उसको टिक्स कहते हैं। तो आर्बो वायरसेस का मतलब ये है कि आर्थ्रोपोड बोर्न वायरसेस है इन्होंने, यानी कि फैलाव जो है इनका, स्प्रेड जो है वो आर्थ्रोपोड के थ्रू होना। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड्स प्राइमरीली मॉस्किटोज एंड टिक्स। और एक टर्म है रोबो वायरसेस। रोबो वायरसेस रेफर्स टू द वो वाले वायरसेस जो रोडेंट्स ने ट्रांसमिट होने हैं, रोडेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट होने। इसमें आर्थ्रोपोड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा कोई भी, रोडेंट्स के थ्रू। जिस तरह हमें पढ़ेंगे ना, रेबीज है, रेबीज जो है वो डॉग से ट्रांसमिट होता है। डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, ये सारे रोड वो है रोडेंट्स। ठीक है, इनके थ्रू इसने ट्रांसमिट होना है, यानी कि इन ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये जाएगा ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में रेप्लिकेट करेगा, फिर ह्यूमन के थ्रू किसी ना किसी डॉग तक पहुंच के फिर अगले ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देगा। इनको कहते हैं रोबो वायरसेस। बात समझ आ गई? अब आगे इस चैप्टर में जो चीजें हैं वो अब आपने नहीं करनी, जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ। सारा ये पेज आपने सारा छोड़ देना है। इस पूरे पेज में से कुछ भी चीज नहीं करनी, सारी छोड़नी है। ये वेस्ट नील वायरस जो है ना, ये एक वायरस है। अब इसके बारे में क्या बात है, वेस्ट नील वायरस जो है ना, ये एमसीक्यूज आएगा कि ये क्या कराता है आपका, इसने कराना है मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस। बस ये एमसीक्यूज आता होता है कि वेस्ट नील वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूरो इन्वेसिव मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस कह लो बस। एक एमसीक्यूज आएगा और इसमें से कुछ नहीं करना आपने, ये सारा छोड़ देना है। ये वाला ई वायरस के छोड़ देना है आपने। ठीक है, ये सारा सब छोड़ देना है, कुछ नहीं करना आपने, डायरेक्ट आ जाना है येलो फीवर वायरस के ऊपर। अब ये जो मैंने तीन वायरस आपको पढ़ाने हैं, येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस एंड जिका वायरस, ये तीन बचे ऐसे वायरस हैं जो तीनों ने एडीज इजिप्टो मॉस्किटो होता है ना, उसके थ्रू फैलना है। अब ये जो मॉस्किटो क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं, यानी कि ये आर्बो वायरसेस की फैमिली हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो जितने भी वायरसेस हम पढ़ेंगे क्या है, एडीज इजिप्टो मॉस्किटो से फैलने वाले हैं। पहला इज येलो फीवर वायरस। इसकी जो ये बचे एमसीक्यूज हैं, येलो फीवर इज जस्ट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट्स, इसमें एमसीक्यूज ही आएंगे। फैमिली पूछ सकता है, वो इसकी फैमिली का नाम है फ्लेवी वायरस। ठीक है, फ्लेवी वायरस फैमिली है। अब जैसे कि येलो फीवर आपको पता चला नाम से, एक इसमें फीवर होना है और एक स्किन में येलो हो जाना है। स्किन येलो कब होती है, जब जॉन्डिस होता है। आपने पढ़ा हुआ है जॉन्डिस जो है वो येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन को कहते हैं। तो एज अ नेम इम्प्लाइज, येलो फीवर इज ट्रांसकेटराइज्ड विद द जॉन्डिस एंड फीवर। अब इसमें होता क्या है कि एक तो सबसे पहले आपका इसमें, अब अपने फाइंडिंग्स को आप इस तरह याद करेंगे कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। उसको सर दर्द होगा, उसको बुखार होगा, उसके मसल्स में पेन होगी, पूरी बॉडी के मसल्स बिल्कुल पेनफुल हो, जिसम जिसको टूटना कहते हैं वो चीज हो रही होगी। फोटोफोबिया होगा, मतलब कि आंखों के अंदर लाइट डालेंगे तो उसको बहुत चमक होगी और आंखों को बंद कर लेगा। ये है स्टार्ट वाले सिम्टम्स, तीन ये जर्नल सिम्टम्स जो कि किसी भी चीज में आपको पता होता ही है। क्या है, फीवर है, हेडेक है, माइल्जियाज, फोटोफोबिया। इस प्रोड्रूम के बाद सिम्टम्स प्रोग्रेस करेंगे, अब ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। किडनी इन्वॉल्व होगी, लिवर इन्वॉल्व होगा, जॉन्डिस हो जाएगा, हार्ट इन्वॉल्व होगा। प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है सुस्ती सुस्ती छा जाना, शॉक में पेशेंट चला जाएगा। और इसमें अपर जीआईटी ब्लीड होती है, हेमरेज जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं हेमेटोमेसिस, ब्लैक वोमिटस, कि खून की उल्टी जिसको कहते हैं, वो करेगा पेशेंट एंड स्टेज में जाके ये काम होगा। तो समझ आ गई येलो फीवर को किस तरह प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले जो नॉर्मल सिम्टम्स आएंगे वो आते हैं, फीवर है, हेडेक है, माइल्जियास एंड फोटोफोबिया। ये चीजें आने के बाद पेशेंट थोड़े से आगे जाएगा तो ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट आएगी। अब ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट लिवर है, किडनी है, हार्ट है। उसके बाद शॉक में जाएगा पेशेंट, जो अपने शॉक चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे सारे के सारे वो। और उसके बाद वो अपर जी ब्लीड करके हेमेटोमेसिस के थ्रू उसकी डेथ हो जाएगी। अब इसमें आपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स सिर्फ याद करनी है। अब इसके अगर मैं टेबल में बात करूं, ये दो तरह का येलो फीवर होता है। एक तो कुछ होता है अर्बन, जो
शहरी इलाकों में होता है, और एक होता है जंगल जंगल येलो फीवर और अर्बन येलो फीवर। जो तो है अर्बन वाला, उसके जो एडीज एजिप्टो मॉस्किटो के थ्रू वो इसका वेक्टर है, और जो जंगल वाला है वो हेमागोगस मॉस्किटो है। ये एडीज मॉस्किटो, ये हेमागोगस मॉस्किटो, ठीक है। एनिमल रिजर्वायर इसका ह्यूमन है, इसका मंकीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है जंगल में है तो वो मंकीज रिजर्वायर होंगे, और अर्बन में है तो ह्यूमन होंगे, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे हम करते हैं, वही तीन बातें जो मैं पहले पहले बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, कि तीन ऑर्गेनिजम्स के तीन तरीके होते हैं डायग्नोसिस के। अगर आपको नहीं भी आ रहे किसी चीज के तो आपने वो लिखने, एक तो पीसीआर से करा लो उसका, ठीक है, जो भी उसका जीनोम है। और तीसरा इसमें क्या कराएंगे हम, आईजीएम और आईजीजी का टाइटर बढ़ता हुआ नजर आएगा हमें, एक ये हो जाएगा। और जो तीसरा होता है वो होती है आइसोलेशन ऑफ द वायरस इन सेल कल्चर, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा आपका। और अगली बात यह है कि इसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। अगर एक दफा आपको हो चुका है येलो फीवर, दोबारा कभी नहीं होगा, पूरे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपको एक इन्फेक्शन, ठीक हो गया। तो येलो फीवर में सिर्फ ये बातें करनी है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको पता होनी चाहिए येलो फीवर की क्या क्या होंगी, फैमिली का नाम पता होना चाहिए, और इसकी दो है फॉर्म्स, अर्बन और जंगल में। वेक्टर पता हो दोनों का कौन सा होता है। एमसीक्यूज बच्चे, ये वेक्टर वाली चीज लाजमी एमसीक्यू से पूछते हैं, वो हर ऑर्गेनिज्म का, आपकी पूरी माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी वेक्टर्स है ना वो लाजमी पूछते हैं। और उसके बाद इसकी डायग्नोसिस है, जो कि नॉर्मली है, जो आपको पता ही है। अब अगला ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट है, ये यूक्यू के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, बहुत कॉमन नहीं आता होता लेकिन आ सकता है। और एमसीक्यूज तो लाजमी इसमें से आएगा, और पहला एमसीक्यूज है कि डेंगू सबसे ज्यादा कॉमन है, जो मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी है, वायरल बीमारी, ठीक है। कि डेंगू इज द मोस्ट कॉमन मॉस्किटो बोर्न वायरस इन द डिजीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इधर देखा जाए तो डेंगू, इसका भी वेक्टर एडीज मॉस्किटो, वही जो मैंने बताया कि पूरे इसमें अभी जितने भी हम पढ़ेंगे सबका एडीज मॉस्किटो तो है ही है। एनिमल रेजर इसका भी ह्यूमन है, और प्रोबेबली मंकीज भी हो सकते हैं इसके, लेकिन ज्यादातर आपको पता है डेंगू ह्यूमन में फैलता है, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे, इसकी तीन स्टेजेस होती हैं आपकी, जो डेंगू है ना इसके तीन स्टेजेस में, जिस तरह हम अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं पोलियो का, उसमें भी चार स्टेजेस में वो इन्फेक्शन होता है, इसमें भी ऐसी है। पहले आपका होता है क्लासिक डेंगू फीवर, जिसको ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं जिसको, ये होता है। अगर पेशेंट इसमें से ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक होता तो इस स्टेज में जाएगा डेंगू हेमरेजिक फीवर में, इसमें भी ठीक नहीं होता, और उसको एक और डेंगू दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है, एक के ऊपर इन्फेक्शन हो जाना, दूसरा इन्फेक्शन, तो वो जाएगा हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम के अंदर। बात समझ आ गई। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ क्लासिकल डेंगू फीवर के। डेंगू फीवर आपको पता, डेंगू हो गया, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको आते हैं। सबसे पहले आपको सडनली इन्फेक्शन आएंगे, पहले तो आपकी तरह लगेगा जैसा फ्लू फ्लू वाली चीजें नहीं हो रही, फ्लू वाले सिम्टम्स आएंगे। अब इसमें फीवर है, मलेज होता है, सुस्ती, बिल्कुल निढाल सा हो जाना, ठीक है। रिट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे आपको पेन होगी और सर दर्द करेगा। मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होगी, इसको ब्रेक बोन, और जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होगी, इसको इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। उसके बाद आपको लिम्फ नोड बड़े हो जाएंगे, फेशियल रेडनेस आएगी, और रैश डेवलप हो जाएगी, एंड ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी काउंट आपके लो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये सिम्टम्स कॉमन है, सिम्टम्स एक डेढ़ हफ्ता रहेंगे, खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, और अगर परसिस्ट करते हैं तो आप डेंगू हेमरेजिक फीवर में जाएंगे आपके स्टेज। बात समझ आइए क्लासिकल डेंगू फीवर में क्या क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, इसमें मेन बात पता क्या है, एक मसल पेन है और एक जॉइंट्स पेन है, जो मेन इसमें बात याद करने वाली है। और रिट्रो ऑर्बिटल पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज, ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है समझ लो पिक करने के लिए, डेंगू का डायग्नोस्टिक पॉइंट है, डेंगू का सिनेरियो पिक करने के लिए रिट्रो ऑर्बिटल पेन। क्योंकि बाकी जितने भी सिम्टम्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे कहीं ना कहीं और भी हो सकते हैं, ये जहां पे रिट्रो ऑर्बिटल पेन आ गई ना, आंखें बंद करके उसको डेंगू फीवर पकड़ लेना आप, ठीक है। इन कंट्रास्ट डेंगू हेमरेजिक फीवर एक और होता है जो इसके बाद होता है। अब हेमरेजिक फीवर से क्या होता है, हेमरेजेस हो रहे हैं आपके स्किन के अंदर और जीआईटी ट्रैक के अंदर, आपके हेमरेज होंगे, ब्लड वेसल्स फटेंगी, ब्लड बाहर आएगा सारा, स्किन के ऊपर पैच बन जाएगा। जिस तरह यहाँ पे मेरे एक पैच बनेगा ब्लैक कलर का, इसका मतलब ये वाली ब्लड वेसल फट के बाहर आई, सारा ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये वाली फटेगी, इस तरह पैच बनेंगे ब्लैक ब्लैक के, तो वो स्किन के अंदर हेमरेज होगा। जीआईटी ट्रैक के अंदर जब ब्लड होगा, जब यानी कि निकलेगा बाहर, तो आपको वही होगा कि ब्लैक वॉमिट आएगी आपको, और पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाएगा ब्लड लॉस होने की वजह से। ये होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, ये ज्यादा कॉमन है और ये ज्यादा सवियर भी है। मेन इसमें क्या बात होती है, यही कि हेमरेज होगा इन द जीआईटी ट्रैक एंड स्किन के अंदर, ठीक हो गया। अब आगे है हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम, इसको समझाने के लिए एक बात आपको बतानी पड़ेगी, तो फिर आपको समझ आएगा। और ये बात आपको अभी मैं एडवांस बता रहा हूँ, हालांकि फोर्थ ईयर फाइनल की बात है। जो डेंगू वायरस है ना बच्चों, इसकी होती हैं सीरोटाइप्स। डेंगू वायरस की चार सीरोटाइप्स होती है, मतलब चार तरह के वायरस होते हैं, कह लो ए है, बी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, होते हैं ऐसे नहीं है, फोर सीरोटाइप्स तो होती ही होती हैं।
लेकिन ए बी सी मैं अभी नाम दे रहा हूँ उनको फिलहाल के सपोज के तौर पे ए बी सी डी। एक ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन है, उसको हो गया भी इन्फेक्शन टाइप ए, सी से हो गया इन्फेक्शन डेंगू वायरस का, सी से इन्फेक्शन हो गया है। उसकी बॉडी ने क्या किया भाई, एंटी सी एंटीबॉडीज बना ली, एंटी सी एंटीबॉडी बना ली, सी सीरोटाइप डेंगू वायरस के सी वाले सीरोटाइप के खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली है, और बंदा अभी इन्फेक्शन में चल रहा है और एंटीबॉडीज बनी हुई है। उसी चलते इन्फेक्शन के दौरान ही उसको बी सीरोटाइप से भी इन्फेक्शन हो गया। अब ये वाला ह्यूमन जो है वो इसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाएगा, दैट इज एंटी बी एंटीबॉडीज। अब ये जो एंटी ए एंटी बी और एंटी सी एंटीबॉडीज है ना, ये आपस में लड़ेंगी, इनका होगा एक बड़ा बुरा सा क्रॉस रिएक्शन होगा। इस क्रॉस रिएक्शन इतना सवेयर होगा कि पेशेंट जो है वो हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम में चला जाएगा। इसमें पेशेंट को क्या होगा, शॉक होगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ठीक है, वो क्यों हुआ वजह मैंने बता दी है सारी की सारी। इसकी 4 सीरोटाइप्स होती हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी सपोज कर लो। एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट अगर रिकवर कर गया बिल्कुल ठीक है, रिकवर कर गया है उसके बाद डी से इन्फेक्शन हो गया तो इसमें शॉक सिंड्रोम नहीं होगा। बात मेरी समझ लें, अगर एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है और वो रिकवर कर गया फिर दूसरी से हुआ है, फिर कोई मसला नहीं है, फिर कुछ नहीं होगा। अभी एक का इन्फेक्शन चल रहा है साथ ही दूसरी सीरोटाइप का इन्फेक्शन हो गया, तब जाके हेमरेज शॉक सिंड्रोम होगा, क्योंकि तब क्रॉस रिएक्शन होगा इन एंटीबॉडीज का। ठीक है, और एक सीरोटाइप का इन्फेक्शन जब होने के बाद खत्म हो जाता है तो वो उस सिर्फ उस सीरोटाइप के अगेंस्ट उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आती है, सिर्फ उसी सीरोटाइप के खिलाफ। सपोज कर लो एक पेशेंट को ए से इन्फेक्शन हुआ था, वो रिकवर कर गया बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ए सीरोटाइप की ही लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आएगी, बी सी डी अभी इन्फेक्शन को करा सकते हैं। ठीक है, ये बात कॉमन सेंस की बात है, जाहिर सी है कि एक ही सीरोटाइप की बात हो रही है। तो अगर इकट्ठे दो का इन्फेक्शन होता है तब पेशेंट में इन एंटीबॉडी का क्रॉस रिएक्शन होगा और वो हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम में जाएंगे। तो अब अपने हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम क्यों होता है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज एट द टाइम ऑफ सेकंड डेंगू इन्फेक्शन। तो इसकी पैथोजेनेसिस जब आप ये नीचे से पढ़ेंगे वो सारी यही बात है जो मैंने आपको समझाई। ठीक हो गया, डायग्नोसिस उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसमिट कैसे होगा, मैं बता दिया है, एडीज इजिप्टो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। ह्यूमंस आर द रिजर्वायर्स, ह्यूमंस आर द रेजरवायर्स, जबकि जंगल साइकिल अगर देखा जाए तो मंकीज भी हैं। डायग्नोसिस के वही 3 पॉइंट जो इसमें बाकी मैं बताता आ रहा हूँ हर जगह पे। एक तो अपने आइसोलेशन वायरस में सेल कल्चर, सीरोलॉजिकल टेस्ट में आपने आईजीजी और आईजीएम का टाइटर इंक्रीज करा लेना है, और पीसीआर कराना है, डिटेक्शन ऑफ वायरस इन द ब्लड इज आल्सो अवेलेबल। ये इसके 3 वही पॉइंट्स हैं जो कि सबके ही मैं आपको बताता आ रहा हूँ। तो ये आपका था डेंगू, जो कि आपका यूक्यू के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है लेकिन इतना कॉमन नहीं है। आप फिर कहेंगे ज्यादा बता रहा हूँ ये वो, लेकिन अब एक इसको छोड़ना नहीं है डेंगू को किसी भी सूरत में। येलो फीवर में से तो करना ही कुछ नहीं है, तो अपने डेंगू लाके कर लेना। ठीक है, डेंगू हो गया है। अब आप आगे है जीका वायरस। दिस इज जस्ट एमसीक्यू पॉइंट और एक ही एमसीक्यू आएगा। एक मदर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको जीका वायरस इन्फेक्शन हो गया था या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया था, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फीटस के ऊपर इस वायरस की वजह से, दैट इज अ माइक्रोसेफेली। उसका सर छोटा रह जाएगा बेचारे का, बच्चे का। इसको क्या हो जाएगी, माइक्रोसेफेली हो जाएगी। पक्का एमसीक्यू से बचा, ये पेपर में आता ही आता है एमसीक्यू। और अगर ज्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें तो उसको जिका कंजेंटल सिंड्रोम कह देंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ विजुअल डिफेक्ट्स, आंखें इन्वॉल्व होंगी तो विजुअल डिफेक्ट, हेयरिंग लॉस हो जाएगा, सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन हो जाएंगी। ठीक है, अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा, जिका सिंड्रोम, कंजेनिटल जिका सिंड्रोम हो जाएगा। दिस इज जस्ट फॉर एमसीक्यू पॉइंट्स, कुछ नहीं करना। अब ये जो टेबल है ये बच्चे आपके क्वेश्चन आ सकता है कि डेंगू वायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करना है। जाहिर सी बात है डेंगू का फैलाव कैसे होता है, मॉस्किटोज के थ्रू। तो अपने वही प्रिवेंटरी मेजर्स यहाँ पे आप लिख लेने हैं जो मॉस्किटोज के फैलने से रोकेंगे, तो वो आपकी डेंगू का बन जाएगा। वैसे ये टेबल किसका दिया हुआ है, जिका का दिया हुआ है, जिका वायरस ट्रांसमिशन को रोकने का दिया हुआ है, लेकिन आप इसको डेंगू के लिए करें क्योंकि जिका का यूक्यू कभी भी नहीं आता होता। डेंगू का क्वेश्चन है तो प्रिवेंशन डेंगू की आ सकती है। तो अपने टाइप ऑफ प्रिवेंशन एनवायरमेंटल मेजर्स में वही है कि स्क्रीन यूज करो डोर्स और विंडोज के ऊपर, स्टैंडिंग वाटर को रिमूव कर दो, स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट, और इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज करो अराउंड द होम। तो ये इन्वायरमेंटल मेजर्स हैं। पर्सनल अपने एज इंडिविजुअली हमने क्या करना है कि रिपेलेंट्स यूज करने हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, लॉन्ग स्लीव्स एंड लॉन्ग पैंट्स पहननी है, डू नॉट ट्रैवल टू द एंडेमिक एरियाज। इफ प्रेग्नेंट है ये आपने काट देना इफ प्रेग्नेंट, क्योंकि डेंगू का प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिका का अगर बात करेगा तो आप प्रेग्नेंट लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को ही डेंगू जिका पकड़ता है। डेंगू का ऐसा कोई सीन नहीं है, तो अपने यहाँ पे
इफ प्रेग्नेंट चीज छोड़ देनी है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोटेक्शन में आपने क्या करना है, डू नॉट ट्रेवल उन एरियाज में ना जाए जिसमें डेंगू वायरस ज्यादा फैला हुआ है। तो ये प्रिवेंटरी मेजर्स है, अगर वो डेंगू की पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं, बट अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। वैसे तो आप अपने तरफ से बना सकते हैं कि जो भी चीजें मॉस्किटो स्प्रेड को रोकेंगी वो आप इसकी प्रिवेंशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक वो हो गया। ये थे आपके वायरसेस 3, येलो, डेंगू, जीका, जो के ट्रांसमिटेड बाय द एडीज इजिप्टो मॉस्किटोज। अब हम पढ़ने लगे हैं रेबीज वायरस। ये है रोडेंट्स के थ्रू फैलने वाला, ये मॉस्किटो से फैलने वाला कोई नहीं है। रेबीज जो है ना, ये आपको पता है, खैर मैं पढ़ाता हूँ फिर समझ आ जाएगी। पहले हम ये टेबल देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है, फैमिली वाला टेबल है इसका, वही जो सब हम करते आ रहे हैं। वायरस फैमिली इसकी रेब्डो वायरस है। रेब्डो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, इसको बुलेट शेप कैप्सिड इसका होता है, इसलिए हम इसको रेब्डो वायरस कह रहे हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, बुलेट शेप, इसका जो कैप्सिड है ना अंदर वाला, वो बुलेट शेप होता है। लाइट ही ठीक नहीं आ रही। उसके बाद वायरॉन आरएनए पॉलीमरेज इसके पास है। न्यूक्लियोकैप्सिड इसका हेलिकल है और बुलेट शेप कैप्सिड है। इनवेलप भी इसके पास है और नंबर ऑफ चिलेट इसकी सिर्फ 1 है, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज आएगा ये बुलेट शेप कैप्सिड का, सराउंडेड बाय द लिपोप्रोटीन इनवेलप, आपको बात पता चल गई है। तो इसमें टेबल कर लेना है। अब इसमें जो समरी ऑफ द रेप्लिकेटेड साइकिल इसकी कोई नहीं करनी, कोई नहीं आपने। ट्रांसमिशन कैसे होती है रेबीज वायरस की। बच्चों रेबीज वायरस पक्का क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है, लिख लो, ये लाजमी आ जाना आपको पेपर में, इंशाल्लाह यही आएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, शदीद इंपॉर्टेंट है ये। इसने जो डिजीज करानी है उसका नाम है एनसेफलाइटिस। एनसेफलाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन पेरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन को आपने एनसेफलाइटिस कहना होता है, ठीक है। अब इसकी ट्रांसमिशन हम पढ़ते हैं कैसे होती है। सिंपल सी बात है, जब रेबिड एनिमल, ऐसा एनिमल जिसको रेबीज हुई हो पहले और उसके ब्रेन इन्वॉल्वमेंट भी हुई हो, वो अगर आपको बाइट करेगा तो ये ट्रांसमिट होगा। नॉर्मली अगर आपको कैट डॉग काट देते हैं तो आपको रेबीज नहीं होती, सिंपल सी बात है। जिस एनिमल को रेबीज हुई होगी उसकी बाइटिंग से ही आपको रेबीज होगी। तो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट टू द रैबिड एनिमल दैट मैनिफेस्ट एग्रेसिव बाइटिंग बिहेवियर, ठीक है। और ये फैलता कैसे है, बाइट में क्या होगा, सलाइवा, सलाइवा अगर ह्यूमन बॉडी तक पहुंचेगा तो आपको वो ट्रांसमिट होगा। अब कौन कौन से एनिमल्स इसके इन्वॉल्वमेंट में, यानी कि इसकी ट्रांसमिट में इन्वॉल्व होते हैं एनिमल्स, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पता होनी चाहिए। हर बंदे के जहन में आएगा डॉग्स एंड कैट्स, नॉट ओनली डॉग्स एंड कैट्स। शंक्स है, रैकन्स हैं, बैट्स, डॉग्स एंड कैट्स, ये 5 ऑर्गेनिज्म है जो कि इसको ट्रांसमिट कराएंगे। और क्या पता है, सबसे कॉमन जो है वो बैट है। इन द रिसेंट ईयर्स बैट हैव बीन द सोर्स ऑफ मोस्ट केसेस ऑफ ह्यूमन रेबीज इन द यूएस के अंदर। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अनइम्यूनाइज्ड डॉग्स आर द मोस्ट कॉमन, जो कि पाकिस्तान है वो है डॉग्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान है, इंडिया है, इनमें कौन सा कॉमन है, डॉग्स है, ठीक है। और यूएस के अंदर बैट्स आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। वैसे 5 ऑर्गेनिज्म आपके इन्वॉल्व होते हैं इस चीज में, वो आपको पता है कि शंक्स, रैकन्स, बैट्स, डॉग्स एंड कैट्स, ठीक है। ये तो था सिंपल इसकी ट्रांसमिशन रूट की, कि बाइट करेगा रैबिड एनिमल तो उससे ट्रांसमिट हो गया। कुछ होते हैं नॉन बाइट एक्सपोजर्स, एक बंदे को काटा भी किसी ने जानवर ने होता उसको फिर भी रेबीज हो जाती है। अब इसमें क्या साइंस है, इसमें ये है, 2 बातें हो सकती हैं। या तो ऐसा बंदा जिसको रेबीज थी, डायग्नोस नहीं हुई, पता नहीं चला और वो फोर्थ हो गया, उसका हमने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया नॉर्मल बंदे के अंदर, कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दिया, तो अब इस ट्रांसप्लांटेशन की तरह आपका वायरस भी ट्रांसमिट हो जाएगा उस नॉर्मल बंदे के अंदर, इस तरह हो जाता है। अब इसमें काटा कुटा तो कोई नहीं है ना, हमने सिर्फ ट्रांसप्लांट किया कॉर्निया को, तो आपका हो जाएगा। दूसरा सोर्स ये हो सकता है कि ऐसी बैट्स, चमगादड़, जिनको रेबीज हुआ है, आप उनसे दूर ही रहते हैं, लेकिन आप उस एरिया में गए हैं जहाँ पे उनकी एक्सक्रीशंस पड़ी हुई थी, फीकल मैटर पड़ा हुआ था, वहां से आपने सांस लिया है, यानी कि उड़ उड़ के हवा के थ्रू, एरोसोल्स ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चले गए हैं, तब भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो नॉन बाइट एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बंदा है जिसको कोई हिस्ट्री नहीं है कि उसको डॉग ने काटा, कैट ने काटा है, उसको फिर भी रेबीज हो गई है, वो कैसे हुई है जरा मुझे बताओ आप। तो उसने 2 बातें बतानी है आपने, एक तो ये कि एरोसोल एक्सपोजर हो गया बैड सिक्रीशंस का, और दूसरा ये कि ट्रांसप्लांटेशन कॉर्निया की टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स हु डाइड ऑफ अनडायग्नोस्ड रेबीज। जाहिर बात है जिसको डायग्नोस्ड होगा रेबीज के इसको है, तो उसका कॉर्निया कौन ट्रांसप्लांट करेगा, नहीं करेगा ना। तो अनडायग्नोस्ड रेबीज वाले पेशेंट्स का कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके थ्रू होगा, या एरोसोल ड्रॉपलेट्स एक्सपोजर हो गया तो उनके थ्रू होगा। ठीक हो गया। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।
हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस फाइंडिंग के साथ, और एक ईबोला वायरस चैप्टर का रह गया वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, तो अभी के लिए यही था। इसमें मेनली डेंगू आने वाला है क्वेश्चन में, और रेबीज आने वाला है पेपर में। रेबीज तो पक्का आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसको।